नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कहर मचा रखा है। तालिबान अफगान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से सैनिक हटाने के बाद वहां का माहौल लगातार गर्माता हुआ। दिन भर बम विस्फोटों और बंदूकों की तड़तड़ाहट की आवाजें आती हैं। तालिबान को रोकने के लिए अफगानी सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन वो तालिबान को रोकने में नाकाफी साबित दिख रही है। इसी का कारण है कि बीते 5 दिनों में तालिबान ने 6 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। उत्तर में कुंदूज, सरेपोल, तालोकान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दक्षिण में ईरान की सीमा से सटे निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज पर भी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। तालिबान की फतेह वहां पर हो चुकी है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा पर भी भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। फिलहाल कुल मिलाकर देश के 80% हिस्से पर या तो तालिबान का कब्जा हो चुका है या फिर उसके साथ वहां पर लड़ाई चल रही है। अफगान बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुंदूज से तालिबान को खदेड़ना होगा। अगर वो वहां लंबे समय तक काबिज हो गया तो उसके पास आय का एक नया स्रोत विकसित हो जाएगा। जी हां, जो अफगान सरकार के लिए आगे बहुत मुश्किलें खड़ी कर देगा। ईरान सीमा के पास जरांज पर कब्जा भी तालिबान के लिए बड़ी रणनीतिक जीत है। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान का जो कारोबार होता है वो यहीं से होकर दरअसल गुजरता है। यह शहर उसी 217 किलोमीटर लंबे देलाराम जरांज हाईवे पर है जो भारत ने अफगानिस्तान में बनाया है। अफगानिस्तान में हर दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने मज़ार शरीफ में मौजूद कॉन्सुलेट में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को वापस भी बुला लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते कब्जे ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। खासकर तालिबान का बढ़ता दबदबा भारत के माथे पर पसीना है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक तो भारत ने हजारों करोड़ का निवेश कर रखा है, साथ ही अफगानिस्तान ही वो देश है जो कि ईरान से भारत के बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स को जोड़ता है। ऐसे में तालिबान का वहां पर कब्जा भारत के हित के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अफगानिस्तान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब जब अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ता है तब तब जिहादी और कट्टरपंथी ग्रुप कश्मीर में एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में भारत की रणनीति रही है कि अफगानिस्तान की उस राजनीतिक सत्ता से नजदीकी रखी जाए जो वहां के कट्टरपंथी समूहों को कंट्रोल में रख सके, काबू में रख सके। इसके अलावा ईरान जैसे देशों के साथ व्यापारिक लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 20 सालों की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, जिसके डूब जाने की अब आशंका जताई जा रही है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर कि अफगानिस्तान की जंग आखिर कैसे होगी खत्म, कौन करेगा खत्म। और बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अफगानिस्तान में ये जो जंग का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, अफगानी सेना और तालिबान जिस तरह से आपस में लड़ते हुए, आखिरकार ये जंग कैसे होगी खत्म और कौन करेगा खत्म। काबुल की रार क्या करेगी भारत सरकार। तालिबान को फिर उठाना कहीं भारत तो नहीं निशाना। तालिबान का बढ़ता दबदबा क्या पाकिस्तान का कोई फायदा। पाकिस्तान की तालिबानी साजिश क्या होगी भारत की कोशिश। अफगानिस्तान पर चुप्पी क्या सरकार की है कोई रणनीति। बाइडेन की गलती क्या दक्षिण एशिया पर पड़ेगी भारी। तालिबान तो बहाना कहीं कश्मीर तो नहीं निशाना। आज इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व राजनयिक है, आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड AK चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। और रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत राहुल जी आपके साथ करना चाहूंगी। अफगानिस्तान में ये जो इस समय देखने को मिल रहा है, खून खराबा, बम विस्फोट, गोलियों की तड़तड़ाहट, तालिबान तेजी के साथ तमाम महत्वपूर्ण राजधानियों पर कब्जा करते हुए, ये हो क्या रहा है और भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता। देखिए शिल्पा जी, जो पूरा अफगानिस्तान के मामले को हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ की स्थितियाँ अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग कहें तो वो हम लोगों के लिए चिंतित होने वाली है। क्योंकि तालिबान की जिस तरह से वहाँ पे वर्चस्व में वृद्धि हो रही है, वो लगातार कई प्रांतीय राजधानियों पे वो कब्जा करता चला जा रहा है और विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में
इसका पूरा लाभ पाकिस्तान लेने का प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान ने काफी सारे जो है कि अपने सैनिक भी भेज दिए हैं वहां पे इस मामले के लिए। जी। तो जैसे जैसे अमेरिका ने जब से वहां से हटने की घोषणा की मई से कि हम अपना सेना को हटाएंगे, तभी से तालिबान लगातार मजबूती के साथ खड़ा होता रहा। और तालिबान के दावे तो और भी जो है कि वो चिंतित कर देने वाले दावे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर अफगानिस्तान के मामले को अगर भारत की दृष्टि से हम लोग समझते हैं, तो हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण चारबहार प्रोजेक्ट का जो पूरा मामला है, चारबहार प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग अफगानिस्तान के साथ तो जुड़ ही रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान के साथ साथ हम लोग उसको और आगे वो यूरोप तक से जुड़ने की एक कड़ी थी हमारी। यानी पाकिस्तान से जो रास्ता हम लोगों का अवरुद्ध था वो वाया अफगानिस्तान चारबहार प्रोजेक्ट एक काफी मेगा प्रोजेक्ट था। उस पूरे प्रोजेक्ट पे भी आखिर उसकी जो पूरी हम लोग की जो आगे की जो लिंकिंग स्थिति थी उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा चीज कि हम लोग एक तरह से वहां के मानवीय मूल्यों को लेकर भारत सदैव चिंतित रहा है। चाहे वहां पे सलमा बांध जो कि भारत अफगान मैत्री बांध के रूप में कहलाता है, उसमें भारी निवेश रहा भारत का। उसके अलावा वहां के जो संसद है, अभी जयराम डेलाराम मार्ग जिसके बारे में अभी आप चर्चा भी कर रही थी, उनको बनाने में भारत के केवल पैसे नहीं लगे हैं, हमारे इंजीनियरों के, हमारे जो अलग अलग जो टेक्नीशियंस हैं, वो उन लोगों ने अपना त्याग भी दिया है। उनके ऊपर आतंकवादी हमले भी हुए हैं उस दरमियान। तो एक तरह से जो हमारा निवेश है, जो हम लोगों ने वहां पे अफगानिस्तान के विकास के लिए किया था, वो भी अब संकट में पड़ चुका है। और खुद सलमा बांध के ऊपर तो हमला भी हो चुका है। हाँ। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि अभी अफगानिस्तान में जो चीजें अगर नियंत्रित नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर इसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होता है, तो फिर हमारे लिए सुरक्षा थ्रेट्स, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो काफी हम लोगों के लिए चिंतित करने वाला चीज है। क्योंकि देखिए, अगर अब शिल्पा जी खाली एक सेकंड में मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान की स्थिति थी, एक तरह से जब अगर हम लोग पुराने दौर में जाएं तो भारत के तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनता था और अफगानिस्तान के तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ दबाव बनता था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी भी कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर पाकिस्तान खुद ही काफी एक विन विन सिचुएशन में आज के डेट में खड़ा हो गया है। तो ये इस कारण से पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि हो रही है। और जो चीज जो तालिबान जिस रफ्तार से अपनी ताकत वो दिखा रहा है, वो कहीं न कहीं देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि तालिबान की शक्ति को आप कम नहीं आंक सकते। उसके पीछे कुछ महाशक्तियां पर्दे के पीछे से शामिल है। तो वो एक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हम लोग देखते हैं कि जो सुपर पावर्स होते हैं, हाँ। जिनका आतंकवाद को लेकर जो दोहरा रवैया होता है, हाँ। वो दोहरा रवैया भी दिख रहा है यहाँ पे। आप हम लोग ये नहीं कह सकते गुड तालिबान बैड तालिबान, इस तरह के मामले को आप आतंकवाद के रूप में देखते हैं। आतंकवाद है। चलिए ठीक है, रवि पाराशर, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? अफगानिस्तान की रार क्या करेगी भारत सरकार? देखिए शिल्पा, हिंसा दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो उसकी निंदा ही की जानी चाहिए। और यहाँ तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में, और जिस तरह की तस्वीरें हम टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों पे आप भी दिखा रहे होंगे, देख रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह नज़र आ रही है। बिल्कुल। अगर आप इसको यूँ देखें कि काबुल से दिल्ली की जो फ्लाइट है या दिल्ली से काबुल की जो फ्लाइट है, 2.5-3 घंटे, 3.25 घंटे की फ्लाइट है। हमारे देश में भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ थोड़ी लंबी फ्लाइट्स हैं। तो ये हमारे लिए वाकई एक चिंता की दोबारा बात है कि जब अभी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक जो लड़ रहे थे तालिबान के साथ, अब सितंबर यानी अगले महीने उनकी अंतिम अमेरिकी सैनिक जब वहां से निकल जाएगा, तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटरेंट अभी होगा भी 1-2%। लेकिन सितंबर के बाद तालिबान का संघर्ष अफगानी सेना के प्रति और वहां के समाज के प्रति बहुत ज्यादा नृशंस और बर्बर होने वाला है। ऐसे में भारत को बहुत सोच समझकर जो पूर्ववर्ती नीतियां हैं, मुझे लगता है उनको भी जांचने परखने का समय है। और अगर कोई नए नजरिए से इस समस्या के समाधान के बरक्स अगर कुछ नई नीतियां भी अगर भारत को, विदेश मंत्रालय को हमारे सोचनी पड़े, बनानी पड़े, तो बिल्कुल बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि उन पर काम हो रहा होगा। आपको याद होगा कि 2018 में तालिबान के साथ अमेरिकी सेना की जो वापसी है, उससे पहले ही वार्ता का एक शोशेबाजी भी हुई थी तालिबान के साथ। वो कितनी परवान चढ़ी नहीं पड़ी हमें नहीं पता, लेकिन भारत सरकार ने भी 2018 में एक ऐसा प्रयास हुआ था, तो मॉस्को में जाके हमारे 2 पूर्व राजनयिक इस मसले पर बातचीत में शामिल हुए थे। मुझे लगता है कि अगर तालिबान वहां पर आखिरी तौर पर प्रभावी और असरदार होता दिखता है, तो इस तरफ भी हमको, यानी तालिबान के जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत की तरफ भी हमको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। ठीक है, अनुज माथुर जी,
आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? कितनी स्थिति वहां पर गंभीर होती हुई और भारत पर इसका किस हद तक असर पड़ता हुआ? क्योंकि खबर तो यह भी है कि भारत के बनाए हाईवे पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए 20,000 लड़ाके तक भेज दिए हैं। बिल्कुल, आप ये जो बात अभी हो रही है, पाकिस्तान हमेशा से तालिबान के साथ था। अच्छा, इससे पहले कि मैं और अपनी बात बताऊं, मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल। ये 2021 है, 1991 नहीं है। तो 1991 के जो हालात थे वो हालात आज नहीं है। तो जो हम अंदेशा लगा रहे हैं कि जो 1991 में हुआ था वही होगा और उसका असर सीधा कश्मीर पर दिखाई देगा, वो उससे मैं उस तक सहमत नहीं हूं। ठीक है। दूसरी बात, तालिबान भी 1991 वाला तालिबान नहीं है, ये बहुत भिन्न प्रकार का तालिबान है। हाँ। और तीसरी बात जो कही जा रही है कि पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, मैं इससे कतई वो एग्रीमेंट नहीं रखता हूं। हाँ। पाकिस्तान के लिए तो ये उन्होंने ये क्रिएट कर दिया और उनके लिए ये लूज लूज सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जब तक एक्टिव रहेगा, जब तक अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी और गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बनी रहेगी, तब तक हमें कश्मीर में आसानी से सांस लेने का मौका मिलेगा। एक विंडो हमारे पास आएगी जिस विंडो में हम कश्मीर के हालात को सही प्रकार से सुधार सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वहां पर अभी स्टेबिलिटी उतरी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो ये है बड़ी जरूरी कि मैंने पहले भी कहा था आप ही के चैनल पे कि अमेरिका ने हाथ छोड़ा है, साथ नहीं, ये आप याद रखें। और अब आर्मी के अंदर एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं वेपन फ्री। मतलब वो ऐसी जगह जहां पर कि हमारे कोई लोग नहीं हैं, तो वहां पर हमारे जो पीछे से हमला करने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी और आर्टिलरी और ये सब, वो अपनी मर्जी से फुर्सत से उस पर बम गिरा सकते हैं। तो अमेरिका का जो विथड्रॉल, फिजिकल विथड्रॉल हो रहा है वहां से, वो उनके लिए वेपन फ्री जैसी परिस्थिति हो गई है। वो जब वहां से जाएंगे तो अपने जहाजी बेड़ों पर से जहाज उड़ा करके B-52 जो कि वो कर रहे हैं आकर के और अफगानिस्तान में अपना असर दिखाएंगे। तो ये आपको जो लग रहा है कि अफगानिस्तान पे तालिबान का तुरंत कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मुझे नहीं नजर आ रहा। वो लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन उनको बराबर की टक्कर भी मिल रही है और ये परिस्थिति वहां पर बनी रहेगी कि कुछ यहां लड़ाई हो रही है, कुछ वहां लड़ाई हो रही है और एक पावर शेयरिंग जैसा सिचुएशन वहां पर बन सकता है। हाँ। बात समझने की वो है कि ये बनाया पाकिस्तान का है, बैकअप चाइना का है। बैकअप चाइना का जो ग्रीडी इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, वो भी तो इट इज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, बैक्ड अप बाय चाइना, और हमको उसी के उसको बराबर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। AK चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगी, उनसे समझना चाहूंगी वो इस तालिबान को किस तरह से देख रहे हैं। कितना अलग हो चुका है अब तालिबान, या कितना कहा जाए एडवांस हो चुका है अब तालिबान हर मामले में, कि पहले अमेरिका को छकाया और अब अफगानी सेना को छका रहा है। देखिए, ऐसा है कि 2-3 चीज़ें जो बहुत गौर से देखने वाली हैं जी। नंबर 1, इनके सोर्स ऑफ फंडिंग, सोर्स ऑफ वेपनाइजेशन कहाँ से है, वो एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्योंकि ये सिर्फ ये कहना कि उनके पास जो ड्रग मनी है उससे वो सिर्फ अपना वेपन्स खरीद रहे हैं, तो कहाँ से, कहीं कोई सोर्स तो होगा, क्योंकि उनके पास पूरी एडवांस वेपनरी है। इतनी वेपनरी है कि वो वहाँ के अपने जो अफगान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स तक को गिरा सकते हैं। इसका मतलब शोल्डर फायर मिसाइल्स भी हैं उनके पास। नंबर 1 चीज। नंबर 2 जो एक बहुत ही इसमें खतरनाक चीज है वो ये है कि पिछली बार जब तालिबान थे तो नॉर्दर्न अलायंस जो थी, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न एरिया अफगानिस्तान का था, जो कि पठान एंड पश्तून डोमिनेटेड नहीं है, उस पे उनका इन्फ्लुएंस कम था। इस बार इसका उलट हुआ है कि पहले उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के एरिया को, जो नॉर्दर्न एरिया है अफगानिस्तान का, उस पे कब्जा कर लिया है, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है चाइना के साथ, जो उनकी कनेक्टिविटी है ताजिकिस्तान के साथ, उस पे उनका कब्जा हो गया। जैसा कि आप जानते हो कि जब उन्होंने कुंडूज में गए तो राशिद दोस्तुम के घर तक को खतरे में आ गया, जो कि वहां का एक वॉरलॉर्ड है। नंबर 3 जो अगर आप उनके देखिए, जो उनका जो कैप्चर का पैटर्न है, कुंडूज, वेस्ट में हेरात,
क्योंकि हेरात का जो है ज़रांश पे जब उन्होंने कब्जा किया तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसका मतलब कि चाबहार से रशिया तक जाने वाला, उसमें ज़रांश दिलाराम रोड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये एक बहुत इस हाईवे पे उनका एक तरह से कब्जा हो रहा है। साउथ में पाकिस्तान को पहले लगा कि शायद उनको फायदा होगा, लेकिन तहरीके तालिबान की वजह से पाकिस्तान उतना श्योर नहीं है, तो उसने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। और उनके जो आ रहे हैं उनके करीब 1.3 मिलियन रेफ्यूजीज, तो पाकिस्तान की जो वैसे ही चरमराई हुई इकोनॉमी है और ज्यादा चरमरा रही है। हाँ। इसमें अभी ना ये तो हो गई जो एक तरह से एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन है। नाउ सेकंड थिंग इज अफगान तालिबान को एक चीज जो हम लोग बार बार एक बहुत ही गलत टर्म यूज कर रहे हैं, सारी मीडिया यूज करती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंडिया ने कोई इन्वेस्ट नहीं किया अफगानिस्तान में, इंडिया ने एड दी है। इंडिया ने जो $3 बिलियन का वहां पे जो कुछ बनाया है वो एड दी है। एक आपको मैं चीज बताता हूं, जो ज़रांश दिलाराम रोड बनी थी तो उसमें या सलमा डैम में या जो वहां पे बना था, जितने पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे अफगानिस्तान, इट एडेड टू द इकोनॉमी ऑफ अफगानिस्तान। इसलिए अफगानिस्तान का जनमानस इतना ज्यादा तालिबान के साथ ये सोचना कि वो उनके साथ है, वो नहीं है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि सलमा डैम को तोड़ा जाए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि ज़रांश दिलाराम को, कि इंडिया को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। तो ये चीज जो है ये एक कैट एंड माउस रेस चल रही है। इसमें दो चीजें और चीज आप गौर कीजिएगा। पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें उसने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया है ना। हम लोग सोच रहे थे कि रशिया हमारे साथ बहुत ज्यादा है, रशिया ने भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है जो कल है, जिसमें भी इंडिया को नहीं बुलाया है। वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ है, लेकिन साथ ही रशिया भी वहां पे उसने वो जो कर रहा है ताजिकिस्तान में अपनी वॉर एक्सरसाइज, क्योंकि उसको खतरा है कि अफगानिस्तान की ये जो इंसर्जेंसी है ये उधर स्पिल ओवर हुई तो जो उसका अंडर बेली है। तो इसलिए आज जो सिचुएशन है ये बहुत बुरी है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है, वो कह तो रहे हैं कि हमने वहां से गए हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ा है। B-52 से आप याद करो, अब वियतनाम में भी उन्होंने ये कोशिश की थी, फाइनली डर के मारे एम्बेसी के ऊपर से हेलीकॉप्टर से उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा था। तो एरियल बॉम्बिंग इज नो सोल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ अ वॉरफेयर। इट कैन कट यू ऑफ फॉर सम टाइम, बट यू आर डीलिंग विद अ वेरी डिटरमिन्ड अमेरिका के स्टैंड पर आपने बेबाकी से अपनी राय रखी और आपने कहा कि 22,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक एड है। 91 वाला ये 2021 नहीं है। अब कश्मीर में इतना असर नहीं पड़ेगा, जो मैं अभी मानता हूं कि इमीडिएटली, बट इन लॉन्ग टर्म में वी विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस हाउ टू डील विद न्यू रिजीम। चलिए ठीक है, अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपको लग रहा है कि इस पूरे मैटर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कश्मीर पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान क्या वाकई में तालिबान के कंधे पर बंदूक रखते हुए कश्मीर को निशाने पर ले रहा है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से देखिए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए जो पहले इसका असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा और उसके बाद सेकंड हमारे ऊपर आएगा, कश्मीर के ऊपर आएगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमें अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सबके टेररिस्ट, सबके आतंकी इन्होंने अफगानिस्तान में भेज दिए हैं तालिबान के साथ लड़ाई करने के लिए। देखिए, वहां पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है क्योंकि अमेरिका निकल गया है। तो बहुत सारे ये जो आतंकी गुट हैं ये वहां पर आकर अपना वहां पर अड्डा जमाएंगे। और पाकिस्तान तो ये भी कहा जा रहा है, जो क्योंकि FATF का उसके ऊपर दबाव है, जोर है, तो वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे जो भी उसके आतंकी गुट हैं, उनको वो चाहता है जो अफगानिस्तान में चला जाए, जिससे कि वो अपने आप को बता पाए जो उसके यहाँ कोई भी ऐसे आतंकी ऐसे कोई वो नहीं है, गुट नहीं है। तो इसीलिए हमको बिल्कुल ये सचेत रहना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते जो 1996-99 की जो हादसा हुआ था, वारदात हुई थी, वो अभी नहीं होगी, क्योंकि वहां से अगर अफगानिस्तान में किसी प्रकार से जो भी काबुल में जो भी सरकार आती है आगे, उसमें अगर तालिबान का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो फिर ये समझ सकते हैं जो वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ काम करने में
काफी हद तक वो बाध्य हो जाएगी और पाकिस्तान के जो गुट हैं, हालांकि ये भी मैं मानता हूं जो आपके कुछ पैनलिस्ट ने बोला है दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ केक वॉक फॉर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात जरूर होगी, क्योंकि जो ड्यूरांड लाइन है वो तो तालिबान नहीं मानता है और उसमें पश्तून इस तरफ भी है, पश्तून उस तरफ भी है, और तालिबान ये समझता है जो सारा एरिया है जो ये पश्तून जहां पर रहते हैं वो उसके साथ अफगानिस्तान में मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो भी नहीं मानेंगे। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जो इसमें तालिबान में ऐसा नहीं है जो सभी पाकिस्तान के अंगूठे के नीचे, दबाव के नीचे वो आए, वहां पर भी कुछ नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग होंगे जो ये चाहेंगे जो हम अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले और पाकिस्तान के प्रभाव में हम काम नहीं करें, तो इसीलिए वो पाकिस्तान के विरुद्ध भी जा सकते हैं। इस पर भी सोचना होगा। ठीक है, जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, अफगानिस्तान में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही, भारत सरकार ऐसे में क्या कर सकती है या भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज तो मैं काफी लोगों की बात से सहमत हूं कि भारत को जो इन्वेस्टमेंट की बात बार बार कही जा रही है, इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ एड की तरह से या जैसे भी हुआ, वो वहाँ ज्यादातर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हुआ है। ठीक है। और कोई भी समझदार सरकार, चाहे वो तालिबान की आए चाहे जिसकी आए, और यहाँ आप ध्यान रखिए कि तालिबान एक अभी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार चलाने का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। पिछले 4 साल में वो सरकार नहीं चला पाए हैं कायदे से। तो अगर उनकी भी सरकार आती है, अगर कोई सरकार आती है तो किसी भी सरकार के फेवर में नहीं होगा कि वो वहां बनाई गई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दे। तो ये तो चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि भारत के लिए क्या हो सकता है। हाँ, भारत के लिए गुडविल के रूप में एक बहुत बड़ा धक्का होगा, लेकिन इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमें अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। और मेरा जहां तक मेरी जानकारी है कि हम अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। तालिबान से भी पर्दे के पीछे से बात हो रही है, सीधे सीधे इसलिए नहीं हो रही कि ये अभी भी कोई पता नहीं है कि किससे कितनी बात करनी है, बिकॉज सिर्फ वहाँ तालिबान ही नहीं, तरह तरह के गुट है। नॉर्दर्न अलायंस है, वहाँ दोस्तम का गुट है, इस्माइल खान का हेरात का गुट है, और वहाँ पे ये क्वेटा सूरा वाला ग्रुप है। ये सारे ग्रुप, वहां पर ISIS है जो कि तालिबान के खिलाफ है। तो अभी हमें ये चीज देखना चाहिए, हमें धीरे से बात करनी चाहिए, लेकिन हमें कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीधी चीज ये है। देखिए, अभी आज की तारीख में जब हम ये बहस कर रहे हैं तो अभी दोहा में मीटिंग हो रही है, US, UK, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबान, इनकी मीटिंग हो रही। तो जब ये सारे देश, बड़े बड़े देश तालिबान से बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वैसे भी डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट बेड फेलो नहीं होता है। आपका नेशनल इंटरेस्ट अगर दूसरी सरकार से है तो उससे भी बात करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक चीज वार्न कर दूं, कई पैनलिस्ट ने कहा, उससे मैं सहमत हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई देखिए जल्दी खत्म नहीं होने वाली। वहाँ इंटरनल फ्रिक्शन इतने हैं अफगानिस्तान में, और लड़ाई जितनी देर चलेगी उतना ही पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खराब होगी, उतना ही पाकिस्तान को इकोनॉमिक नुकसान होगा जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रहा था। और एक चीज ये भी है कि चीन की, जैसे कि सज्जनार साहब ने कहा, डूरन लाइन को नहीं मानता है तालिबान। अगर तालिबान आ भी जाएगा तो क्या वो अपनी केचुल बदलेगा लेकिन अपना व्यक्तित्व तो नहीं बदलेगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान तेजी के साथ वहां पर अपना कब्जा जमाने में लगा हुआ है, अगर वो आ जाता है तो आगे की सिचुएशन क्या रहेगी, उसका क्या असर पड़ेगा और हिंदुस्तान कैसे उस सिचुएशन से डील करेगा, ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को यहीं से बढ़ाएंगे आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज अखाड़े में हो रही है चर्चा, जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा जमाता जा रहा है, एक एक करके तमाम राजधानियों में तालिबानियों का
इस समय जो कब्जा जमा हुआ है, ऐसे में वहां पर हालात बद से बदतर होते हुए बहुत सारे सवाल जिनके जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। अफगानिस्तान की जंग कौन करेगा खत्म, काबुल की रात क्या करेगी आखिर भारत सरकार, तालिबान को फिर उठाना, कहीं भारत तो नहीं निशाना, तालिबान का बढ़ता दबदबा, क्या पाकिस्तान का है कोई फायदा, पाकिस्तान की तालिबानी साजिश, क्या होगी भारत की कोशिश। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोज रहे हैं, कर रहे हैं हम कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए रवि जी आपके पास आऊंगी। सिचुएशन क्या है हम सबके सामने है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आखिरकार इस जंग को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या यूएन को सामने आना चाहिए, क्योंकि कोई इंडिविजुअल देश तो आएगा नहीं, तो क्या कोई ऐसा विकल्प चूज किया जा सकता है, कोई ऐसी कमेटी बनाई जा सकती है ताकि कम से कम सिचुएशन इससे ज्यादा और खराब हो, उससे पहले पहले कुछ किया जाए। देखिए बिल्कुल सही बात है, जब किसी क्षेत्र में इस तरह का संघर्ष चल रहा होता है तो होना तो ये चाहिए कि यूनाइटेड नेशन एक बना हुआ है और वहाँ पर एक इस स्थिति पर विचार विमर्श हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद से अभी तक वहाँ से कोई इस तरह का फैसला आया नहीं है जो कि एक सार्वकालिक समाधान की तरफ इशारा करता हो, एक फार्मूला कोई बन गया हो कि ऐसी सिचुएशन कहीं आती है तो न केवल उस देश में जो इंसानियत के साथ बर्बरता होती है उसे उसकी रक्षा के लिए, बल्कि पड़ोस में जो दहशत का माहौल बनता है और जो पड़ोस के देश हैं उनका जो नुकसान होने की आशंका दीर्घकालीन या तात्कालिक आधार पर रहती है, तो ऐसा कुछ यूनाइटेड नेशन की तरफ से अभी तक कोई एक ऐसा फॉर्मूला, कोई एक ऐसी फोर्स। और देखिए अमेरिका के नेतृत्व में नेटो संगठन की, नेटो देशों की जो फौज थी पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में तैनात है और बहुत दुर्धर्ष संघर्ष उन्होंने किया है। हजारों अमेरिकी सैनिक और नेटो देशों के जो सैनिक हैं वहां पर तालिबान से, हक्कानी नेटवर्क से और जो डिफरेंट इनके जो आउटफिट्स हैं उनसे लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ऐसे में एक 20 साल एक बहुत लंबा वक्फा होता है। अमेरिका के नेतृत्व में अगर नेटो फोर्सेस वहां पर तालिबान का सफाया करने में अगर कामयाब नहीं हुए हैं, अगर सफल नहीं हुए हैं और अंततः उनको पूरी तौर पर पूरी तरह से वापस जाने का निर्णय लेना पड़ रहा है, तो ये मुझे लगता है कि इस पर एक बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश 20 साल तक किसी देश में रहकर ऐसा क्यों नहीं कर पाया। जाहिर है कि उसके बहुत सारे क्षेत्रीय कारण होंगे, बहुत सारे जो कूटनीतिक कारण होंगे, क्योंकि इस पूरे मसले में हम देखेंगे कि पहले सोवियत संघ का इन्वेजन जब हटा, हम जानते हैं कि तालिबान तभी अस्तित्व में आया। उसके बाद अब रूस, चीन, अमेरिका, सबके अपने अपने सामरिक कूटनैतिक हित हैं और अब तो कहेंगे कि राजनीतिक हित भी हैं इस क्षेत्र में। तो ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर पूरी तरह से हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने, वरिष्ठ वक्ताओं ने जो कूटनीति के बहुत करीबी तौर पर जानकार हैं, उन्होंने कहा कि भारत को बिल्कुल करीब से एक नज़र इस पूरी सिचुएशन पर रखनी पड़ेगी। और मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ये युद्ध, जो गृह युद्ध है अफगानिस्तान में, किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा, अभी समय लगेगा। और इस बात से भी सहमत हुआ जा सकता है कि जो सिचुएशन पहले थी, जो डर हमको पहले लगता था कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत पर वहां काबिज हो गया दोबारा से, तो फिर जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। अब बहुत सारे स्तरों पर सिचुएशन, सामरिक स्तरों पर, कूटनीतिक स्तरों पर, डिप्लोमेटिक स्तरों पर बदली है और उसमें भारत की भूमिका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा पुष्ट हुई है, बहुत ज्यादा पुख्ता हुई है। ठीक है, अशोक सज्जनहार जी, यानी कि हमारे पास या अन्य तमाम देशों के पास कोई विकल्प नहीं, हाथ पर हाथ धरे बस हमें देखना रहना पड़ेगा कि वहां पर क्या होगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता, यही अंतिम विकल्प। देखिए शिल्पा जी, कोई देश अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ वहां पर करना है, सब देशों को मिलकर करना पड़ेगा। परंतु जो अभी आपके पैनलिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, जो सभी देशों के अपने अलग अलग हित हैं। अब हमको सबको अगर एक पेज पर आकर हमें क्या करना चाहिए, वहां पर हम क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। शांति कैसे हो सकती है, जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, जो वहां पर जो अशरफ गनी सरकार है, जो और वहां पर गुट हैं
और जो तालिबान है, क्योंकि वो भी अफगानी लोग हैं, वो सभी मिलकर अगर बातचीत करें और एक किसी ऐसे समझौते पर आए जो वहां पर आगे का कैसे गवर्निंग स्ट्रक्चर हो, तो ये करना पड़ेगा पूरी दुनिया के देशों को मिलकर। आपने देखा है जो भी भारत की अध्यक्षता में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा हुई है 2 दिन पहले, और उसमें यही कहा गया है जो अगर अफगानिस्तान में ये तालिबान वहां पर हिंसा से, फोर्स से, बल से अगर अपना कब्जा कर लेता है काबुल पर, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको लेजिटिमाइज नहीं किया जाएगा। अगर उसको लेजिटिमेसी चाहिए तो उसको बातचीत करके वहां पर आना पड़ेगा। अगर लेजिटिमेसी नहीं मिलती है, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई उसको किसी प्रकार की आर्थिक वित्तीय सहायता नहीं देगा, तो इसीलिए ये तालिबान के भी हित में है। परंतु मसला इससे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि देखिए पिछले 20 साल में तालिबान के जो लड़ाकू हैं, आतंकी हैं, वो केवल लड़ाई कर रहे हैं। उनको गवर्नेंस का, उनको कैसे वहां पर सब चीज, वो उसका उनको कोई तजुर्बा नहीं है। तो इसीलिए ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु सभी देशों को मिलकर तालिबान के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, प्रभाव, दबाव डालना पड़ेगा, जो आपको नेगोशिएशन से वहां पर जो भी सरकार आनी है वहां पर आनी चाहिए। लेकिन ये भी इतनी आसान नहीं होने वाली। राहुल लाल जी, देखिए ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, जब हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संस्थाओं की बात करते हैं तो वो चीज़ें इसलिए लागू नहीं हो सकती कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे सुपर पावर्स के ही इन्वॉल्वमेंट हैं इसमें, कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीधे सीधे अमेरिका शामिल है इस पूरे घटनाक्रम में। वो तो इसके अलावा चीन, रूस, इन सबों की अपने अपने सबों के इंटरेस्ट हैं यहाँ पे। और ये देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा सामरिक जगह है कि वो आज अचानक से ये जगह महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। पूरा का पूरा जो हम लोग शीत युद्ध का समय देखते हैं, उस समय भी जो है कि सीधे ये मामले बने हुए थे यहाँ पे, किस तरह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में टकराव की स्थितियाँ यहाँ पे रही हैं। तो उस पूरे चीज़ को, इस अफगानिस्तान एक वो सामरिक वाला जगह है जहाँ पे कि ये सारी घटनाएं घटी हैं। और देखिए अभी भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो तालिबान एक तरह से, देखिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि नहीं कब्जा है उनका, देखिए वो अभी भी लगातार इसमें संघर्ष लगातार जारी है। और अभी जो उनके पास हथियार हैं वो कितने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, वो तो स्पष्ट है कि जो हथियार हैं वो कहीं वो उनको पर्दे के पीछे से चीन और रूस जैसे महाशक्तियों का भी सहयोग है। अब पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, देखिए पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही मौकों के तलाश में रहता है कि कब उसका प्रयोग किया जा सके। जैसे मान लीजिए अभी चीन का इंटरेस्ट है इस पूरे मामले में, तो चीन के लिए अब वो एक तरह से बेस कैंप की तरह है पाकिस्तान इस समय। वो ऐसे मामलों को खुद ही अपने आप को प्रयोग होने के लिए वो अपने आप को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में बनाता है वो। और इस मौका को वो चूक रहा है। ठीक है, भविष्य में उसके प्रतिफल उसको कुछ बुरे भी मिलेंगे, मैं इस चीज से सहमत हूं, लेकिन वो वर्तमान में जो लाभ मिल रहा है वो उसको लेके वो काफी खुश भी है, उसको लग भी रहा है कि एक तरह से वो पूरा क्षेत्र हमारा बनेगा हमारा। देखिए भारतीय चिंता, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं कश्मीर में, मैं कह रहा हूँ इसलिए तो 20,000 लड़ाके भेज दिए हैं उसने, 20,000 लड़ाके भेजे। शिल्पा जी देखिए 2-3 चीजें समझनी चाहिए। हम लोग सुरक्षा के थ्रेट्स को केवल कश्मीर तक उसको सीमित रखना एक उसको आज के जमाने में वो सही नहीं है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी के इरा में हैं, हम लोग जो है अलग अलग तमाम चीजें हैं। आज आप देखिए कि लंबे समय से देश जो है कि वो आतंकवाद से हम लोग काफी हद तक हम लोग बिल्कुल फ्री है हम लोग। लेकिन अभी आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से ड्रोन के मामले हम लोग लगातार जो कि आए दिन मीडिया में रिकॉर्डेड हो रहे हैं। तो इस समय अगर एक बिल्कुल एक आतंकवादी संगठन की सरकार बन जाए वहां पे, और ये हम लोग कहें कि नहीं भारत के लिए कोई सुरक्षा का थ्रेट्स नहीं है उस चीज को लेके, तो इससे सहमत होना बड़ा मुश्किल चीज है। ठीक है, इसलिए भारत सरकार के लिए, विशेषकर हम लोगों के लिए, दक्षिण एशिया के लिए अफगानिस्तान, देखिए एक तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सीधे सीधे वो हमारे चारबाग प्रोजेक्ट और आगे के कनेक्टिविटी पॉइंट के रूप में तो था ही वो, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से कि हमारे सुरक्षा के लिए वो एक बहुत बड़ा सा थ्रेट है। और जिस तरह से वो लगातार, पहले तो देखिए वो उन्होंने निर्जन स्थानों पर कब्जा किया, लेकिन अब वो अलग अलग जैसे जैसे वो राजधानियों पे कब्जा करते जा रहे हैं, प्रांतों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, तो उनकी ताकत दिख रही है। ठीक है, 1991 और 2001 में अंतर हुआ, 2021 में हम लोगों को अंतर दिख रहा है, लेकिन इस अंतर के बावजूद भी हम लोग सुपर पावर के रवैये में कहीं भी कोई गंभीरता नहीं देख रहे। और ये चीज कहना कि नहीं अमेरिका के हवाई हमलों से मामला निपट जाएगा, देखिए अब तालिबान की सेना जो है वो कोई जो है कि वो एक तरह से डिसिप्लिन आर्मी नहीं है कि आप उसको पहचान करें और ऊपर से हवाई हमला कर दे। वो तो कई जगह पे वो आबादी में घुल मिल भी जाएंगे आप। तो ऐसे स्थिति में आपको टेरिटोरियल स्तर पे आपको उससे लड़ना पड़ेगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई भी लड़े। ठीक है, तुर्की वगैरह की तरफ से जो चीजें दिख रही है कि वो वहां पे जिस तरह से सैन्य रुचि दिख रहा है, बाइडेन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और काबुल के सुरक्षा को लेके, काबुल हवाई अड्डे के सुरक्षा को लेके वो अपनी कुछ चीजें रख रही है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे इस तरह से करके कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई आकार ले वहां पे कि कैसे शांति स्थापित किया जाए।
तालिबान केवल, देखिए तालिबान के ऊपर जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा गया कि अगर खाली एक लाइन आखिर में बोल रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कि अगर वो बल का प्रयोग करता है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन वो तो दोनों चीजें कर रहा है, वो बल का प्रयोग करने से कहीं नहीं चक रहा है, वो वार्ता का भी नाटक कर रहा है। तो ये दोनों चीजें वो पैरेलल लगातार कर रहा है। अभी उसकी चिंता ये नहीं है कि अभी हमें मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी तो वो मुख्य रूप से वहां पे अपने वर्चस्व बनाने की लड़ाई में वो शामिल है। देखिए राहुल जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए तालिबान भविष्य में भस्मासुर की भूमिका में नहीं आ जाएगा, ये कह सकते हैं। जी आपके पास मैंने कहा भी है कि देखिए अभी उसको क्षणिक लाभ के रूप में वो देख ही रहा है उसको कि महाशक्तियों के रूप में किस तरह से चीन वहां पे अगर अपनी गतिविधियों को और बढ़ाता है तो किस तरह से पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आगे के समय में, लेकिन उसको अभी लग रहा है कि हम वहां पे अपने वर्चस्व में वृद्धि करें, इसी रूप में वो उसको देख रहा है इस घटना। चलिए ठीक है राहुल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी यहाँ पर, फिलहाल क्या समाधान नजर आ रहा है, क्या विकल्प नजर आ रहा है और भारत सरकार को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए भारत सरकार को इस मामले पे हम लोगों को काफी गंभीर रहना चाहिए। यहाँ पे कई सारे पूर्व राजनीतिक ने ये चीज कहा है कि कूटनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कोई आपका स्थायी दोस्त और दुश्मन होता है। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड जो सूचनाएं आ रही हैं कि हम लोग तालिबान से भी वार्तालाप में हैं, जो भी घटनाएं वहां पे घट रही हैं उसके ऊपर बिल्कुल पैनी नजर रखते हुए तमाम कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए। कुछ कूटनीतिक प्रयास हुए भी हैं। हम लोगों ने देखा है कि जहां जहां तालिबान के प्रतिनिधि जा रहे थे वहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जा रहे थे और वहां पे उन देशों के साथ अपना पक्ष भी रख रहे थे। ठीक है, तो इस मामले पे एकदम बिल्कुल हम लोगों को हर मोर्चे पे तैयार रहने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल लाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज जी, मैं आपका कमेंट इस पर चाहूंगी कि जो प्रयास इस समय हिंदुस्तान की तरफ से हो रहे हैं इस पूरे मसले पर, क्या वो काफी है या अभी और कोशिश करने की आवश्यकता है? देखिए, जो प्रयास हम कर रहे हैं, हमको दो तरीके से प्रयास करने हैं। हाँ। एक प्रयास वहां पर शांति बहाली के लिए करना है और दूसरा प्रयास ये जो समय जो मैंने पहले बताया जिसको कि समझने में आपको समझना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान एक प्रोटेक्टेड एक्टिविटी में अफगानिस्तान में लगा रहेगा तब तक हमारे उसके लिए कश्मीर में उस तरीके से हालात पैदा करना या भारतवर्ष के किसी और हिस्से में उतना संभव नहीं होगा। तो ये एक बहुत सुंदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हमें इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए कश्मीर में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना है। मैंने ये नहीं कहा कि कश्मीर में वहां से खतरा नहीं है। तो कश्मीर में खतरा तब होगा जब पाकिस्तान सपोर्टेड, चाइना बैक्ड तालिबान की वहां पर पूरी सरकार आ जाएगी और ये जो लड़ाके, लेकिन चिंता की बात तो माथुर साहब यही है ना कि कुछ इसी तरफ तालिबान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है जब तक हमारे इस मुद्दे पर अगली डिबेट हो तब तक ये हो चुका हो। आपको लग रहा है? हाँ। वो नहीं, देखिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये आपको लग रहा है कि इस तरह से बढ़ रहा है। हाँ। मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि ये जो गृह युद्ध की परिस्थिति अफगानिस्तान में पैदा हुई है, यदि ये बातचीत के जरिए से समाधान इसका नहीं निकलता है हाँ। तो ये गृह युद्ध लंबा चलने वाला है, इस बात में किसी को कोई शक ना हो। और चूंकि ये लंबा चलने वाला है तो वो जो समय हमारे पास है उस समय हमें अपनी ईस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें अपनी स्थिति को ठीक करके और उनको वहां पर बताना पड़ेगा। ये मैं बात समझ लूं। दो चीजें और पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि इसका असर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी गेट वांट्स टू टेक ऑन द पाकिस्तान आर्मी और उनका एम ये है कि किसी तरह से इस्लामाबाद में सरकार पे कब्जा किया जाए। वन, दूसरा जो स्पिल ओवर होगा इस सिविल वॉर का वो बलोचिस्तान में और फाटा के इलाकों में जहां पर के लोग इस प्रकार के हैं वहां पर होगा। आप देख लें पाकिस्तान ने ऑलरेडी बॉर्डर अपना बंद कर दिया है वहां पर जी, क्योंकि उसको डर है कि ये जो चीज है वो बलोचिस्तान में आ सकती है। तो बात मेरे कहने का ये है कि हमें सारे विकल्प खुले रखने चाहिए अपने देश में। इस परिस्थिति में चूंकि पाकिस्तान के पास डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करने का भी मौका नहीं है तो हमें अपनी परिस्थिति को सुधारना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में हिंदुस्तान सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ है। हाँ। तो हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर अपने कार्ड्स, अपने पत्तों को खेलने की आवश्यकता, ये भी कोशिश होनी चाहिए। AK चतुर्वेदी जी, आपके पास आते हुए, आप कितने सहमत इस बात से कि अफगानिस्तान और तालिबान के इस जंग में हिंदुस्तान को फिलहाल ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान पर मजबूत होना पड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में स्थिति अगर बेकाबू हो जाए तो भारत को इसका खामियाजा किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज में उठाना पड़े। देखिए, जहाँ तक
ईस्टर्न बाउंड्री की आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान की ईस्टर्न बाउंड्री, जैसे कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक, वो एक ऐसा इलाका, वही नहीं इसके आगे भी, क्योंकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कहीं से भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को वो तो एक इस तरह की रजीम अगर अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जो अनस्टेबल है, जो कि जिसके ऊपर किसी का कोई काबू नहीं है, जो कि धर्म से स्टिमुलेटेड है, तो उस पर तो काबू रखने की जरूरत, वो उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव रहता ही रहना चाहिए। कश्मीर में भी अगर इससे एक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें जो हम लोग को ध्यान देनी चाहिए कि ऑफ लेट अगर आप नोटिस करो कि जहां कहीं कोई नया कमांडर या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में आने की कोशिश करता है तो वो अगले 2-4 दिन में उसका सफाया हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो धीमे धीमे करके कश्मीर में ग्रो हो रहा है, नंबर 1। तो इसलिए कश्मीर में सिचुएशन सीरियस है, बट ये कहना कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, नो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नंबर 2, जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है, जब तक ये डुरेंट लाइन है तब तक जो भी रजीम फाइनली अफगानिस्तान में आएगी वो कभी एट पीस नहीं होगी विद पाकिस्तान, क्योंकि आप गौर कीजिए तालिबान में जो असली लोग हैं वो हैं पश्तून, एंड ये पश्तूनों को ही डिवाइड करती है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा, जो बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंडिया अपना कोशिश कर रही, जैसे कि अभी आप देखिए जयशंकर साहब ईरान गए थे, उसका एक खास पर्पस था, या रशिया से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका एक खास पर्पस है। जो सुन रहे हैं कि एक बिहाइंड द सीन हम लोग तालिबान से भी, लेकिन जब तक तालिबान अपना ये पहला रवैया नहीं छोड़ता तो कुछ उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो एक ऑब्स्कर्शनिस्ट स्टेट होगी जिसका कि इंडिया पे, वो पाकिस्तान के साथ हो या ना हो वो एक अलग बात है, हिंदुस्तान के साथ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं उतना ज्यादा चिंतित नहीं हूं, क्योंकि जो भी रजीम आएगी, सलमा डैम इसलिए है, शातूत डैम इसलिए है कि पानी उनको चाहिए, बिजली उनको चाहिए, जाराश जलाराम उनको चाहिए, पार्लियामेंट उनको चाहिए, इंदिरा हॉस्पिटल उनको चाहिए, तो इसलिए उनको वो डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन बहुत सीरियस है और हम लोगों को डिप्लोमेटिक एफर्ट, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा एंड ओपनली बोलूंगा कि जो प्रेजेंट रिजीम है अशरफ गनी की, उसको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ट्रेनिंग सपोर्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट है, वो हमको देते रहना पड़ेगा। हालांकि अफगानी जो तालिबान का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने ये बोला था कि हमारा जो ये इंडिया को हम वैल्यू करते हैं सो लॉन्ग दे आर ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जब होगा तब की तब होगी। अभी जो है वी हैव टू सपोर्ट अशरफ गनी, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है जयके त्रिपाठी जी, जिस तरह से ए के चतुर्वेदी जी ने कहा कि सिचुएशन बहुत गंभीर होती हुई, और ऐसे में इस गंभीर सिचुएशन पर हिंदुस्तान की चुप्पी, भारत की चुप्पी, क्या सोचा जाए, इसे मजबूरी या रणनीति, क्या समझ में आता है? भारत चुप नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने बयान दिया है, कोई मजबूरी की बात नहीं है। देखिए, एक चीज जान लीजिए कि हम लोग ज्यादातर ये डिसीजन पे पहुंच जाते हैं तुरंत कि कश्मीर में या भारत में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, ये बिना सोचे कि इसका आधार क्या है। देखिए, कश्मीर में या भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाएगी सिक्योरिटी की, जब पाकिस्तान के द्वारा समर्थित तालिबान वहां पर आ जाएगा, स्थिर सरकार बन जाएगी, शांतिपूर्ण सरकार बन जाएगी। तो अब पहले तो देखिए, तालिबान का जैसा सब लोगों ने कहा कि तालिबान के द्वारा वहां सरकार बनाना, स्थिर सरकार बनाना, ये अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत दूर की कौड़ी है। देखिए, कब्जा हो जाना एक बात है, हाँ। लेकिन कब्जे को कायम रखना कई दूसरी बात हो जाती है। और ये दोनों ओर से कहा जा रहा है कि हमने कब्जा किया, हमने कब्जे को छुड़ाया है। तो अभी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, इसलिए हमें कोई वो नहीं करना चाहिए। तालिबान से इसलिए हमें बात करना चाहिए, बात करते भी रहना चाहिए, चाहे भले ही पर्दे के पीछे से, क्योंकि इससे हमें ये भी पता लगेगा कि तालिबान का पर्सपेक्टिव क्या है, तालिबान के मन में क्या है, भारत को लेकर के उनके यहाँ
कहाँ सॉफ्ट पॉइंट हो सकते हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हमें ये करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सीमा की सुरक्षा बरकरार रखनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे तालिबान आए या ना आए, लेकिन हमें वो रखना चाहिए। ठीक है, अशोक सज्जनहार जी। देखिए मैं जी। एक हाँ, अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहे हो अशोक जी आपके पास। अनुज जी आपका कमेंट। हाँ, मैं एक और बात बोलिए। आपको बताना चाहता हाँ। हूँ कि हमको जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो हमें अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। भारतवर्ष की जो वहां पर परिस्थिति है, पीपल ऑफ अफगानिस्तान ट्रस्ट इंडियंस, पीपल ऑफ अफगानिस्तान ट्रस्ट इंडिया। लेकिन जब वो तालिबान की बंदूक की नोक पर होंगे तो फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा माथुर जी? हाँ, तो नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी हमें जब जो कि वहां के लोग हमारे साथ हो सकते हैं, तो हमें उनके साथ मिलकर के रहना चाहिए। तो चतुर्वेदी साहब ने अभी बताया कि हमें हर प्रकार से जिस प्रकार की भी सहायता करंट रिजीम की हम कर सकते हैं, हाँ। लॉजिस्टिकली और अदरवाइज, वो हमें करनी चाहिए, चाहे ईरान के रास्ते से हो या किसी और तरीके से। ठीक है, अशोक जी आपके पास आते हुए, क्या वाकई में अभी ये दूर की कौड़ी है कि जब कब्जा पूरी तरह से हो जाएगा, वहां उनकी स्थिर सरकार बन जाएगी, तब हमें चिंता करनी चाहिए? क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है किसने कहां कितना कब्जा कर लिया है। वो कुछ कहते हैं, तालिबान कुछ कहते हैं। जी देखिए शिल्पा जी, ऐसा है, हम चिंता तो बहुत समय से कर रहे हैं। ऐसी हाँ। बात नहीं है जो हम बिल्कुल एकदम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल तटस्थ हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। देखिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं, सप्ताह में 2 बारी कतार जाते हैं। किस लिए जाते हैं? दोहा में क्या रखा है वहां पर? दोहा में क्योंकि तालिबान का हेडक्वार्टर्स है। तो अभी बहुत लोगों ने कहा है जो भाई हमें तालिबान से बात करनी चाहिए, चाहे परोक्ष या पर्दे के पीछे बातचीत करनी चाहिए। डायरेक्ट देखिए 3 बारी 1.5 साल में 3 बारी ईरान गए हैं। किस लिए गए हैं हमारे विदेश मंत्री? क्योंकि वहां से बात की जाए। देखिए 1996 के आसपास में हमारा जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो सपोर्ट था वो ईरान था, रूस था और भारत था। अब ये बात है जो ईरान भी बात करने लगा है तालिबान से और रूस भी बात करने लगा है तालिबान से, क्योंकि उनके अपने हित हैं। ईरान चाहता था जो अमेरिका वहां से निकल कर जाए, और वहां से निकालने के लिए उनकी जो सहायता है वो तालिबान कर सकता है। और रूस चाहता है जो उसका जो जिसे कहा जाता है सॉफ्ट अंडरबेली, जो मध्य एशिया के देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, वहां पर तालिबान की तरफ से कोई भी वहां पर हमला नहीं किया जाए। परंतु ये मुझे नहीं लगता है जो ऐसा हो पाएगा। तो इसीलिए भारत भी जाता है वहां पर। भारत के विदेश मंत्री अभी गए वहां पर मॉस्को में, मॉस्को के रूस के विदेश मंत्री भारत में आए। तो देखिए भारत तटस्थ नहीं है। हाँ। भारत वहां पर जो भी है सभी से, अभी एंटनी ब्लिंकन आए यहाँ पर जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उससे पहले हमारे विदेश मंत्री गए थे। तो हम जो भी जिसे कहा जाता है स्टेक होल्डर्स है, जिनको भी इंटरेस्ट है वहां पर, उनसे बात कर रहे हैं, चाहे रीजनल पावर्स हो, ग्लोबल पावर्स हो या अफगानिस्तान के अंदर। यानी कि बात लगातार हो रही है, कोशिशें लगातार जारी है। ठीक है, रवि पाराशर जल्दी से सर फाइनल कमेंट आपका, क्या समाधान दिखता हुआ, क्या विकल्प नजर आता है? देखिए शिल्पा, अगर फिजिकल कंडीशंस की बात करें तो एक जो मुहावरा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब सोवियत संघ वापस लौटा अफगानिस्तान से, तब हम जानते हैं कि तालिबान वहां पर सक्रिय हुआ और हुकूमत में आ गया। अब भी हम देख रहे हैं कि इस बार सोवियत संघ नहीं है, अमेरिकी नेतृत्व में नेटो फोर्सेस हैं जो 20 साल से वहां पर काबिज थी अफगानिस्तान में। अब जब वो वापस जा रही हैं, तब तालिबान दोबारा अग्रेशन, तब तालिबान दोबारा इस खूनी संघर्ष के दौर में अफगानिस्तान को गृह युद्ध के दौर में ले आया। ठीक है, लेकिन तब की स्थिति और अब की स्थिति में जो मूलभूत फर्क है, घटनाएं, कालखंड बदल गए हैं। उस समय शुरुआती दौर में जब सोवियत फौजें वहां से हटी, सोवियत कब्जा अफगानिस्तान से हटा, तो बहुत सारे जो कबीले थे जो तंग आ गए थे सोवियत संघ के बर्ताव से, वो तालिबान के उदय से उस समय खुश हुए थे शुरुआत में। लेकिन बाद में एक लंबे कालखंड में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान की बर्बरता देखी, जिस तरह से शरिया लागू करके उन्होंने मनमानी की, सड़कों पर खून खराबा इंसाफ के नाम पर करना शुरू किया। तो वो जो एक मनस्थिति है
उससे उससे अफगानिस्तान का जो मूल नागरिक है, मूल निवासी है, वो उस वो स्थिति त्रस्त हो से गया, ठीक है। त्रस्त है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये चतुर्वेदी बाद जी। की चीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कश्मीर में, ठीक है, हमारे पड़ोस में चीजें हो रही हैं तो हमको बहुत ध्यान रखना है, सारी सर। चीजों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर तालिबान खुदा न खास्ता हुकूमत में अफगानिस्तान की आता भी है, तो भी उसे अपने अंदर से भी एक टकराव चलिए ठीक है सर। देखने को चतुर्वेदी मिले। जी जल्दी से आपका एक लाइन में सर फाइनल कमेंट चाहूंगी। देखिए, मेरा तो अपना ये मानना है कि हमें अपने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको तो करते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही जो हमें लोगों से जो हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको नहीं जाने देना चाहिए। दूसरा, रशिया और ईरान को हमें जो पहले वो बात करने की कोशिश तालिबान से कर रहे थे, अब अमेरिका जब वहां से चला गया तो उनके लिए अपने खतरे बढ़ रहे हैं, तो उनसे हमको एक फिर से नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है अशोक जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट सर, एक लाइन में, समय की कमी है। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से नॉर्दर्न अलायंस को हमें फिर से रिवाइव करने का प्रयास करना चाहिए और यही हम कर रहे हैं। इसमें और तेजी देनी चाहिए और जोर इसमें देना चाहिए। ठीक है त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है सर। नहीं, त्रिपाठी जी देखिए, मुझे लग रहा है कि जो भारत की ओर से कोशिशें हो रही, जो पर्दे के पीछे से बातचीत की जा रही है, ठीक है, हर जगह, दोहा में, तेहरान में, वो हमें करते रहना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जंग से नहीं, सिर्फ बातचीत से ही हल संभव है। ठीक है अनुज माथुर जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूं कि हमें अपने देश में अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही डिप्लोमेटिकली हमको इनको नहीं। और जो एक और बात मैं आपको शुरू से मैं बताना चाह रहा था कि ये एक समय ऐसा है कि हमें गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि मेरे हिसाब से ये इंडिया चाइना का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसमें भी अभी ये टाइम है उसको अपनी तरफ करने का, और उससे सबसे ज्यादा इनके ऊपर असर पड़ने वाला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही कि अफगानिस्तान की जंग जल्द खत्म होनी चाहिए, गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, शांति का माहौल उत्पन्न होना चाहिए। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।